हम उस लोकतंत्र में जी रहे हैं जहां न्यायपालिका ही संविधान को खत्म करने के काम में लगी है। भारत में रिजर्वेशन की जो कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो आई वो सोशल जस्टिस के रूप में आई, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप में आई। बिहार के एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अभी मैं नाम लेना उचित नहीं मानूंगा उनका, पटना हाईकोर्ट के क्लर्क थे, और जो पटना हाईकोर्ट का क्लर्क थे, तहसील मुंसिफ की एग्जाम जो 2 बार फेल हुए, जो आदमी तहसील का जज बनने की औकात नहीं रखता था, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया। पिछले 70-75 सालों से शाहू महाराज जी ने जब आरक्षण दिया तब से लेके आज तक रिजर्वेशन के विरोध में मेरिट 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 की बात कहते रहे। क्या मेरिट था? यहाँ पर कौन सा क्राइटेरिया लगाया गया? साथियों, ये न्यायपालिका के अंदर का ये जो चरित्र बना हुआ है, इस चरित्र ने इस देश के लोकतंत्र के सामने बहुत बड़े संकट खड़े कर दिए। इसलिए न्यायपालिका में बैठे हुए लोगों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सम्मान न्याय का होता है, कुर्सी का नहीं होता। अगर आपका चरित्र न्याय के विरोध में है तो आने वाले समय में उसकी भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया समाज में होगी। ये तो लोगों का संयम है, इस वजह से भारत में ये बहुत सारा मामला ठंडा पड़ा हुआ है, नहीं तो यूरोप और अमेरिका में इसके बहुत उग्र प्रदर्शन हुए हैं। आज की अध्यक्षता करने के लिए ऑल बार एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय संयोजक है श्रीकांत चिंताला, इनको इस सत्र की अध्यक्षता करनी है, तो मैं कोई ज़्यादा बात नहीं करूंगा। 2-3 बातें साथियों इस विषय से जुड़ी हुई जो हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है, उतनी ही बातें मैं यहाँ करूंगा। साथियों, ये जो 3 विषय है, ये विषय केवल न्यायपालिका के चरित्र को उजागर नहीं करते, न्यायपालिका का पूर्वाग्रह इस देश के मूल निवासियों के प्रति उनका जो जातीय पूर्वाग्रह है वो प्रतीत नहीं करते। तो ये कितना ज्यादा संविधान के विरोध में है। हम उस लोकतंत्र में जी रहे हैं जहां न्यायपालिका ही संविधान को खत्म करने के काम में लगी है, और बड़े जिम्मेदारी के साथ में मैं ये बात कह रहा हूं कि आज इस देश के लोकतंत्र को, संविधान को जिनसे खतरा हो रहा है, ऐसी संवैधानिक संस्थाओं में संविधान और लोकतंत्र को खत्म करने में और इस देश के अंदर ब्राह्मण तंत्र कायम करने में जिनका बड़ा रोल रहा है, उसमें न्यायपालिका का पहला नंबर माना जा सकता है, जिनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि उन्हें लोकतंत्र की और संविधान की मूल्यों की रक्षा करनी होगी। बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं ये बात कह रहा हूं। 7 नवंबर का ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने सुनाया, 5 के 5 जज अप्रकाश थे, और 5 जज ने इस बात को माना। अगर आप उस जजमेंट को पढ़ोगे तो बहुत सारी बातें, कोई ज्यादा बड़ा मामला नहीं है, बस उसको समझने की जरूरत है। ये माइनॉरिटी और मेजॉरिटी का मामला नहीं है। मीडिया आधी अधूरी जानकारी हमारे सामने कह रहा है कि नहीं, 2 जजों ने ये कहा, 3 जजों ने समर्थन किया। 5 के 5 जजेस ने इस बात को मान लिया कि गरीबी के आधार पर, आर्थिक आधार पर आरक्षण देना चाहिए। शुरुआत यही से होती है। साथियों, 7 जनवरी 2019 को लोकसभा में यह बिल रखा जाता है। रखने का काम एक शेड्यूल कास्ट के मिनिस्टर के द्वारा किया जाता है। 9 जनवरी को यह बिल राज्यसभा में पारित होता है। 12 जनवरी को राष्ट्रपति इसके ऊपर साइन करता है, और 14 जनवरी को यह गैजेट में आ जाता है, इसके नोटिफिकेशन निकलते केवल 7 दिन के अंदर। 7 जनवरी को 326 सांसद पार्लियामेंट में थे, 323 लोगों ने इसके समर्थन में वोट डाला। शायद ही भारत के राजनीति में
रिजर्वेशन को लेकर या किसी बिल को लेकर इतना ज्यादा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी करंट सिचुएशन में हमको देखने को मिला होगा। और 12 जनवरी को राष्ट्रपति इसको साइन कर देते हैं और 14 जनवरी को इसका नोटिफिकेशन आ जाता है कि इसके आधार पर यह बात चलेगी। अभी कल मैंने आपको 20 दिसंबर को पार्लियामेंट में एक सवाल सरकार को पूछा गया, इसके बारे में जानकारी दी थी कि यह जो ईडब्ल्यूएस आरक्षण 10% निर्धारित किया गया, इसका रिजर्वेशन 10% देने के बाद में कौन गरीब है, कितने गरीब है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए सरकार ने कोई सर्वे किया क्या, कोई कमीशन बनाया, कोई आंकड़े जमा करने का काम किया? तो पार्लियामेंट में सरकार ने लिखित में जवाब दिया, ऐसा कोई काम हमने नहीं किया, कोई आंकड़े जरूरत नहीं है, किसी तरीके का कोई सर्वे की जरूरत नहीं है, दे दिया और लागू हो गया। अब साथियों, ये जो आरक्षण देते समय जो बातें कही गई कि गरीबी का एक नया पैमाना बनाया गया, ये जो आरक्षण का जो मूल धारणा थी उसके विरोध में, संविधान की जो सोशल जस्टिस की कंसेप्ट है इसके विरोध में ये लागू कर दिया गया। 8 लाख कमाने वाला गरीब, गरीबी की एक नई व्याख्या भारत में आई कि 8 लाख कमाने वाला गरीब, 5 एकड़ जमीन रखने वाला गरीब, 1000 स्क्वायर फीट का पक्का मकान रखने वाला गरीब। ये जो कार्यक्रम हम जिस एरिया में कर रहे साथियों, बॉम्बे रीजन में हम लोग काम कर रहे हैं, बॉम्बे में 8% जगह पर, बॉम्बे का जो जियोग्राफिकल एरिया है उसके 8% जगह पर बॉम्बे की 54% पॉपुलेशन रहती है, 54% पॉपुलेशन। और एक एवरेज मुंबईन आदमी को रहने के लिए 30 स्क्वायर फीट से भी कम जगह मिलती है, और उस देश में 1000 स्क्वायर फीट का पक्का मकान रखने वाले को गरीब माना गया। अब भारत में 2.5 लाख से ऊपर कमाने वाले आदमी को इनकम टैक्स, सरकार ने कहा कि जो 2.5 लाख से ज्यादा कमाएगा उसको इनकम टैक्स देना पड़ेगा। इसका मतलब सरकार ने ऑफिशियली इस बात को माना है कि भारत की जनता का, साधारण जनता का इनकम जो है ये 2.5 लाख से नीचे है। सरकार के आंकड़े ये कहते हैं कि एक एवरेज इंडियन का जो इनकम है साल का 2,04,000 के करीब है, और उसी देश में 8 लाख कमाने वाला गरीब है, और उसको दे दिया। अब ये जो जजमेंट है ये रास्ता खोलने का काम है, उसके क्या इंपैक्ट है, किस तरीके से उसको लागू किया जाएगा, उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी क्या है, इसके बारे में ऑल बार एसोसिएशन के जो नेशनल कन्वेनर है वो उसके ऊपर बात करेंगे। मगर मैं ये कह रहा हूं कि रास्ता बन गया। एक बार क्या होता है कि एक बड़ा सेठ रात में जब वो अपने कमरे में सोता है, बड़ी सी तोंद धनी आदमी था, रात में एक चूहा बेड पर चढ़ता है और उसके पेट से गुजरते हुए दूसरे जगह निकल जाता है। वो देखता है कि उसके पेट से चूहा गुजरा है, रात भर उसको नींद नहीं आती। सवेरे सवेरे वो डॉक्टर के पास जाकर कहता है कि रात में बहुत खतरनाक चीज हो गई। बोला क्या हुआ? बोले रात में मेरे पेट से ऊपर चूहा गुजरा। तो डॉक्टर बोले इसमें घबराने की क्या बात है, चूहा तो गुजरा है। तो वो धनी सेठ कहता है कि मुझे इस बात की चिंता नहीं कि चूहा गुजरा, मुझे तो टेंशन इस बात का है कि रास्ता बन गया। आज चूहा गया, कल चूहे के पीछे बिल्ली जाएगी, बिल्ली के पीछे कुत्ता जाएगा, रास्ता बन गया। आज चूहा गया है, क्या गारंटी कि नहीं कल कुत्ता जाएगा, हाथी जाएगा, बुलडोजर जा सकता है। मुझे चिंता इस बात की नहीं कि चूहा गया, मुझे तो टेंशन इस बात का आ गया कि रास्ता बन गया। सुप्रीम कोर्ट के पांचों जजेस ने यह मान लिया कि गरीबी के आधार पर आरक्षण देना चाहिए। अब तक एससी एसटी के, ओबीसी के रिजर्वेशन के बहुत सारे मामले सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में गए, और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण की नीति को सैबोटेज करने का काम किया
उसके लिए उन्होंने लगातार ऐसे तर्क दिए कि वो सारे के सारे अपने ही दिए हुए जजमेंट, अपने ही दिए हुए जो तर्क थे इस 7 नवंबर के मामले में उन्होंने पूरी तरह से साइड रख दिए। भारत में रिजर्वेशन की जो कंसेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन में जो आई वो सोशल जस्टिस के रूप में आई, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन के रूप में आई। और उस रिजर्वेशन को या उस कंसेप्ट को शुरू से वो जो विरोध करने का जो तरीका रहा है, आप कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली से लेकर आज तक उठाकर देखिए, शुरू से वो इस बात को इनकार करते रहे कि जाति को एक्सप्लॉयटेशन का आधार मानने के लिए, उसको सोल क्राइटेरिया कास्ट को मानने के लिए वो फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो इनकार करते रहे कि इस देश के शोषण का जो शोषण हुआ है, जो सामाजिक शोषण हुआ है, उसका क्राइटेरिया किसको माना जाए। वो गरीबी के साथ जोड़ने की बात करते रहे। मंडल कमीशन के लोग जब बंगाल गए थे, ज्योति बसु सरकार चला रहे थे, तो मंडल कमीशन के लोगों को ज्योति बसु ने कह दिया कि बंगाल में कोई जाति नहीं, यहां 2 ही जाति है, एक अमीर और गरीब। संविधान सभा में भी यही तर्क था। तो ये जो गरीबी को आधार बनाकर यह मामला लाया और जाति का जो आधार था वो खत्म कर दिया, कम्युनिटी बेस्ड जो रिजर्वेशन था वो खत्म कर दिया। कल तक एससी एसटी के रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया, हाई कोर्ट में गया, अभी ओबीसी के रिजर्वेशन का मामला कोर्ट में गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रिपल टेस्ट देना होगा। इधर क्या हुआ ट्रिपल टेस्ट का? कोई आंकड़े जमा किए नहीं। इनएडिक्वेंसी का मामला खड़ा कर दिया कि एससी एसटी के अधिकारियों को, एनटी डीएनटी वीजेएनटी के अधिकारियों को जो प्रमोशन मिलता था, रिजर्वेशन इन प्रमोशन का मामला होता था, तो सरकार ने कहा कि, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको सबूत लाना होगा, साबित करना होगा कि आपको इनएडिक्वेंट रिप्रेजेंटेशन है। इनएडिक्वेंसी का डाटा लेके आओ। फिर इफिशिएंसी का मामला खड़ा कर दिया। आर्टिकल 335 इंट्रोड्यूस कर दिया गया था और उसी समय यह कहा गया था कि ये इफिशिएंसी के साथ इसको जोड़ा जाए। तो अब जब ये मामले आए तो ना इनएडिक्वेंसी का मामला बताया गया, ना इफिशिएंसी का मामला उठाया गया, ना आंकड़े सामने लाए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट की जो कैबिनेट की मिनिस्ट्रियां है उसके आंकड़े अगर आप उठाकर देखो तो ग्रुप ए के सर्विसेज में अपर कास्ट लोगों का, सवर्णों का जो कब्जा है वो 76% से ज्यादा नौकरियों में, 76%। ग्रुप बी की नौकरियों में 79%। केवल रिप्रेजेंटेशन नहीं, और रिप्रेजेंटेशन जिन अपर कास्ट लोगों का है उसके बावजूद भी 10% का प्रोविजन कर दिया। कौन सा डाटा आपने जमा किया? इफिशिएंसी का मुद्दा यहां लाया गया, वहां क्यों नहीं कहा गया? पिछले 70-75 सालों से शाहू महाराज जी ने जब आरक्षण दिया तब से लेके आज तक रिजर्वेशन के विरोध में मेरिट 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 की बात कहते रहे। क्या मेरिट था यहां पर? कौन सा क्राइटेरिया लगाया गया? ये जो रिजर्वेशन के विरोध में या एससी एसटी ओबीसी के विरोध में जो फैसले आ रहे वो ऐसे नहीं आ रहे। न्यायपालिका का चरित्र जो है ये एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल, एंटी नेशनल क्यों बना है? क्योंकि उसके ऊपर एक जातीय वर्चस्व निर्माण करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जितना वंशवाद राजनीति में है उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक वंशवाद न्यायपालिका में लागू कर दिया गया। बिहार के एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, अभी मैं नाम लेना उचित नहीं मानूंगा उनका, पटना हाईकोर्ट के क्लर्क थे। और जो पटना हाईकोर्ट का क्लर्क थे, तहसील मुंसिफ की एग्जाम जो 2 बार फेल हुए, जो आदमी तहसील का जज बनने की औकात नहीं रखता था, वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस हो गया। अंदाजा लगा लीजिए कि कोलिजम सिस्टम क्या कर रहा है। पूरा का पूरा वर्चस्व न्यायपालिका का एकाधिकार, जाति अधिकार के रूप में
स्थापित करने के काम में लगा हुआ है। एंटी नेशनल, एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल काम किया जा रहा है। और ये सारी चीजें हो रही है। ईवीएम का इतना बड़ा मामला, 373 लोकसभा की सीटों में 2019 के लोकसभा के चुनाव में पोल वोट और काउंट वोट जो ईवीएम मशीन के समय जो निकले वो मिसमैच हो रहे। अभी भी उसका स्टेटस क्लियर नहीं है। वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है, अभी भी पेंडिंग है। 3 साल से ज्यादा समय हो गया। आर्टिकल 370 का, डिमोनेटाइजेशन के मामले का, फाइनेंस बिल हो, इलेक्टोरल बॉन्ड हो, ऐसे बहुत सारे मौलिक मुद्दे जो है ये सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट अपनी सुविधा के हिसाब से सरकार और व्यवस्था के समर्थन में फैसले सुनाने का काम कर रहे हैं। राम मंदिर का फैसला आने के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज 5 स्टार होटल में जाके पार्टी करते हैं, वाइन पार्टी दी जाती है। यह हो रहा है। न्यायपालिका में बैठे हुए जज मनु का समर्थन कर रहे हैं, वर्ण और जाति का समर्थन करके वो सारी व्यवस्था चलाने के काम में लगे। इससे आप अंदाजा लगा लो कि हम किस तरीके का न्यायतंत्र इस देश में स्थापित कर दिया गया है। साथियों, ये न्यायपालिका के अंदर का ये जो चरित्र बना हुआ है, इस चरित्र ने इस देश के लोकतंत्र के सामने बहुत बड़े संकट खड़े कर दिए। वर्तमान में ये जो अनियंत्रित सत्ता जो सरकार के हाथ में आई है, वो ईवीएम के द्वारा जो चुनाव हो रहे हैं उसके आधार पर आई है। और उस ईवीएम के केस को या इस ईवीएम के मामले को और बहुत सारे ऐसे मामलों को सरकार के समर्थन में खड़ा करने का काम न्यायपालिका कर रही है। और उसके बदले में न्यायपालिका अपना रिवार्ड भी ले रही है। कोई गवर्नर बन रहा है, कोई राज्यसभा में जा रहा है, कोई ट्रिब्यूनल में जा रहा है। कि बहुत बड़ा संकट लोकतंत्र के सामने साथियों खड़ा कर दिया गया है, जो आने वाले समय में इसकी बहुत ज्यादा उग्र प्रतिक्रिया होगी। क्योंकि लोग न्यायपालिका से उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि न्यायपालिका न्याय करेगी। मगर साथियों, भारत में न्यायपालिका का चरित्र कभी भी इस देश के मूल निवासियों के समर्थन में नहीं रहा। वो ना होने का कारण और उसके प्रभाव हमारे सामने आए हैं। अगर इसको रोकना है तो रोकने का तरीका क्या होना चाहिए? इसको रोकने का एक ही तरीका है साथियों कि समाज के अंदर इस मामले को बहुत बड़े पैमाने पर जागृति के साथ साथ खड़ा करने की जरूरत है। इसलिए हमने देखा कि अगर ये काम करना है तो करने के लिए समाज को तैयार करने की जरूरत है। और समाज में भी सबसे पहले ये काम हमारे अधिवक्ताओं को करना होगा। इसलिए हमने ऑल बार एसोसिएशन की स्थापना की। न्यायपालिका को भी मजबूर करना पड़ता है अपने न्याय के लिए। इसलिए साथियों, ये तैयारी बहुत बड़ी तैयारी है। इस तैयारी को करना होगा। ये जो न्यायपालिका का चरित्र हमारे अपने समाज के विरोध में है, उस चरित्र को अगर आप नियंत्रित करना चाहते हो, उसमें ये जो कोलेजियम की वजह से ये जो सारा अनाधिकार, अपने आप को नियुक्त करने का जो विशेष अधिकार उन्होंने अपने पास लिया है, ये बहुत बड़ा भ्रष्ट तंत्र है। ये लैटरल एंट्री जिसकी चर्चा बहुत बार होती है, एक कोलेजियम सिस्टम लैटरल एंट्री की मां है। पहले ही लागू कर दिया गया और जैसे जैसे ये कोलेजियम का तंत्र बना, उसके बाद न्यायपालिका का चरित्र बहुत ज्यादा हमारे विरोध में हुआ है। तो इस कोलेजियम के विरोध में बहुत बड़े पैमाने पर हम लोगों को समाज के अंदर जागरण करने की जरूरत है। न्याय का सम्मान होना चाहिए। अंतिमता इतना कहना चाहूंगा, लोग कहते हैं कि न्यायपालिका का सम्मान होना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि न्याय का सम्मान होना चाहिए। अगर न्यायपालिका न्याय करती है तो ही न्यायपालिका और जो न्याय जो जज है उसका सम्मान होना चाहिए, नहीं तो वही हाल उस जज का होना चाहिए जो अन्याय करने वाले लोगों का किया जाता है।
न्यायपालिका के लोगों को इस भ्रम में जीने का कोई ये नहीं है कि वो इस देश के खुदा बनकर सोचे। हम न्याय का सम्मान करने वाले लोग हैं, न्याय पर हमारे लोगों का भरोसा है, और जिस दिन ये भरोसा लोगों का टूट जाएगा, इस देश में बहुत बड़ी रक्त रंजित क्रांति होने का खतरा है। ये इतना ज्यादा शोषण होने के बावजूद भी, इतना अन्याय अत्याचार होने के बाद में भी इस देश के बहुजन समाज के लोग उस संविधान पर, उस न्याय पर भरोसा करते हैं, क्योंकि ये संविधान और ये न्याय तंत्र संघर्ष के बाद हमारे महापुरुषों ने हासिल किया है, उनका भरोसा उस पर है। इसलिए न्यायपालिका में बैठे हुए लोगों को इस बात को ध्यान में रखना होगा कि सम्मान न्याय का होता है, कुर्सी का नहीं होता। अगर आपका चरित्र न्याय के विरोध में है तो आने वाले समय में उसकी भी बहुत बड़ी प्रतिक्रिया समाज में होगी। ये तो लोगों का संयम है, इस वजह से भारत में ये बहुत सारा मामला ठंडा पड़ा हुआ है, नहीं तो यूरोप और अमेरिका में इसके बहुत उग्र प्रदर्शन हुए हैं। इसलिए हम संविधान के दायरे में रहकर, हमारे महापुरुषों ने जो तरीका हमें दिया है, उसी तरीके के अंदर रहकर साथियों, इस देश के अंदर सामाजिक लोकतंत्र को लागू करना चाहते हैं। और उस सामाजिक न्याय की संकल्पना को प्रस्तापित करने के लिए हमारे अधिवक्ताओं को सामने आना चाहिए और उन्हें इस बात के लिए पहल करनी चाहिए कि न्याय की रक्षा करने के लिए भी उन लोगों को अपने आप को तैयार करने की जरूरत है। इस बात को ध्यान में रखकर हमारे अधिवक्ता साथी बात करेंगे और ये जिम्मेदारी अपने ऊपर लेंगे। इतनी बात कहकर साथियों मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। धन्यवाद।